Class 10th. This is the next video of Chapter 4, Globalization and the Indian Economy. This is the fourth lesson of economics. We will study factors that have enabled globalization. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, है ना? और इससे गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी और लोग भी, पीपल भी मूव करते हैं बिटवीन कंट्रीज. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी, है ना? Technology. Rapid movement of technology has been one of the major factors that has stimulated the globalization process. For instance, the past 50 years have seen several improvements in transportation technology. है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी क्रांति आई है. इससे डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है, मतलब जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंसेस लोअर कॉस्ट पे और फास्ट पहुंचता है. इस डायग्राम में, इस जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. Containers for transport of goods goods are placed in the containers that can be loaded intact onto ships, railways, planes and trucks. Containers have led to huge reduction in port handling costs and increased the speed with which exports can reach markets. इसी तरह कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वो भी कम हो गया है. Even more remarkable have been the developments in information and technology. Information, communication, technology. In recent times, technology in the areas of telecommunications, computer, internet has been changing rapidly. Telecommunication facilities जैसे टेलीफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स, है ना, इससे इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली पहुंच जाती है एक जगह से दूसरी जगह. और अब तो और भी बहुत क्या कहते हैं, मोबाइल में फैसिलिटीज़ हो गई हैं, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, है ना. इससे बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट का वर्ल्ड बहुत अमेजिंग है, वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू वांट, है ना. इससे हमारे इंस्टेंट ईमेल्स भी जा सकते हैं, हम वॉइस मेल पे भी टॉक कर सकते हैं एट नेग्लिजिबल कॉस्ट. ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, यू रीड दिस वेरी नाइसली, इससे आपको लेसन थोड़ा बेटर समझ में आएगा. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. लिबरलाइजेशन मतलब छूट देना. तो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हुई. फॉरेन ट्रेड मतलब जो दूसरे देशों से ट्रेड होती है. Let us return to the example of imports of Chinese toys in India. Suppose Indian government puts a tax on the import of toys. अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़ से, तो क्या होगा? जो चाहते हैं इंपोर्ट करना ये टॉयज़, उनको उसके लिए उस ऊपर और टैक्स देना पड़ेगा. और टैक्स देने की वजह से क्या होगा? वो महंगे हो जाएंगे खिलौने और अब उतने सस्ते नहीं रह जाएंगे इंडियन मार्केट्स में. ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल रिड्यूस और इंडियन टॉय मेकर्स जो है उनको बढ़ावा मिलेगा. तो टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, है ना. ट्रेड बैरियर, इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेट अप. तो बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैरियर, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है. गवर्नमेंट्स कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, रेगुलेट
ट्रेड, है ना, क्यों बैरियर्स लगाती हैं? टू इंक्रीज और डिक्रीज, रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड एंड हाउ मच ईच शुड कम इनटू द कंट्री। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने बैरियर्स लगाए थे, ट्रेड बैरियर्स। क्यों? फॉरेन ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे देश के प्रोड्यूसर्स हैं, वो अभी तैयार नहीं थे कंपटीशन के लिए, है ना। अभी हमारी इंडस्ट्रीज़ अभी खुल ही रही थी और अभी अपने पैर जमा रही थी, तो कंपटीशन में कैसे खड़ी हो सकती थी? अभी हमारी मशीनरीज, फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम, ये सब अभी डेवलप ही नहीं हुए थे, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में थे। इसीलिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए थे। उसके बाद करीब 1991 आते आते पॉलिसीज़ में बदलाव हुआ, चेंजेस हुए। गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर्स, है ना। तो प्रोड्यूसर्स के साथ क्या करना था? कॉम्पीट करना था अराउंड द ग्लोब। It felt competition would improve the performance of the producers within the country, since they would have to improve their quality. This decision was supported by powerful international organizations. इसीलिए जो अब बैरियर्स लगे हुए थे फॉरेन ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, उनको हटा दिया गया, है ना ये। और अब इसका मतलब क्या हुआ? गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली, है ना। इसीलिए यही रिमूविंग ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अब देखो एक और टॉपिक आ गया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस पे बच्चों एक शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था 2020 में, वो हम बता देंगे कहाँ पे था, ठीक है। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सच ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लो। टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव, किसके इनिशिएटिव पे स्टार्ट किया? डेवलप्ड कंट्रीज के। WTO एस्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड, ठीक है। तो ये किसके इनिशिएटिव पे स्टार्ट हुआ है? डेवलप्ड कंट्रीज। यही मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन था कि WTO started at the initiative of developed countries, developing countries, है ना, बोर्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नन ऑफ द अबव, या कुछ ऐसा था, 4 चॉइस थी। तो वी हैड टू सिलेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज। At present, 164 countries of the world are currently members of WTO. Though WTO is supposed to allow free trade for all in practice, लेकिन प्रैक्टिस में क्या देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स, है ना। उन्होंने अनफेयरली ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं और क्या चाहता है? फोर्स करता है डेवलपिंग कंट्रीज को टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। An example of this is current debate on trade in agricultural products. तो ये वाला, ये जो टॉपिक है, ये रीड इट योरसेल्फ, यही जो WTO डेवलपिंग कंट्रीज पर लादने की कोशिश कर रहा है। देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। आखिर हमारे इंडिया पे इसका क्या असर पड़ा, है ना, ग्लोबलाइजेशन का। In the last 20 years, globalization of Indian economy has come a long way, है ना। Globalization and greater competition among the producers, both local and foreign producers, has been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. There is a greater choice before the consumers. तो सबसे पहली बात क्या है कि कंज्यूमर्स के पास बहुत चॉइस होती है ना, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, लोअर प्राइस पे ख़रीदने की, है ना। इसीलिए लोग अब हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग
जीने जीने के में हायर स्टैंडर्ड्स होते हैं। अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट, लेकिन प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के ऊपर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? फर्स्टली एमएनसीज हैव इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स, इन एमएनसीज ने इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में पिछले 20 सालों में बढ़ा दिए हैं, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। इसका मतलब सीधा सीधा है, क्यों उन्होंने बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट? क्योंकि उनके लिए ये फ़ायदेमंद था। MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food, or services such as banking in urban areas. These products have a large number of well-off buyers. तो ऐसे प्रोडक्ट्स के वेल ऑफ बायर्स होते हैं, मतलब अच्छे अमीर लोग होते हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। तो एक एडवांटेज तो ये हुआ कंज्यूमर्स को कि उनके पास चॉइस हुई। दूसरा, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, इंडस्ट्रीज़ के आने से नए नए जॉब्स क्रिएट हो गए। ठीक है, लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल एक्सेट्रा टू दी। और तीसरा क्या है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ जो इन एमएनसीज को सप्लाई करती हैं रॉ मटेरियल, वो प्रॉस्पर करने लगी, मतलब वो अमीर होने लगी या वेल्दी होने लगी, है ना। टॉप इंडियन कंपनीज अब सी स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये वाला आपको एग्जाम्पल अपने आप पढ़ना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? सेकेंडली, सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन, दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी। तो जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं वो भी इंक्रीज्ड कंपटीशन से उनको भी बेनिफिट मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नई से नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, प्रोडक्शन मेथड्स और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया है। सम ऑफ देम हैव गिव सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन कंपनीज, किसी ने कोलैबोरेशन भी कर लिया फॉरेन कंपनीज में। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन हैज़ enabled some large Indian companies to emerge as multinationals themselves। तो कुछ हमारी इंडियन कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई हैं। जैसे कौन कौन सी? टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स की, इन्फोसिस, रेनबैक्सी मेडिसिन की जो है, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स नट्स एंड बोल्ट्स के, देन globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT. The Indian companies producing a magazine for London-based company call centers are some examples. Besides a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in the countries such as India and are exported to developed countries. अब ये राइजिंग कंपटीशन का एग्जाम्पल तुम लोगों को अपने आप पढ़ना है। ये गारमेंट वर्कर का भी एग्जाम्पल अपने आप पढ़ना है। 35-year-old सुशीला हैज स्पेंड मेनी ईयर्स एज अ वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री। इससे तुम लोगों को एग्जाम्पल पढ़ने से क्या समझ में आएगा कि जो भी हम समझा रहे हैं उसको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, लार्ज MNCs in garment industries in Europe and America order their products from Indian exporters। तो ये जो लार्ज MNCs हैं यूरोप और अमेरिका की, वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर करती हैं। ये MNCs का नेटवर्क जो है ये चीपेस्ट गुड्स ऑर्डर करता है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। To get larger orders, Indian garment exporters try hard to cut their own costs. As the cost of raw material cannot be reduced, exporters try to cut the labor cost। तो रॉ मटेरियल तो की कॉस्ट तो कम नहीं हो सकती, लेबर्स जो हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं, लेबरर्स की कॉस्ट कट कर देते हैं। Where earlier factory used to employ workers on permanent basis, now they employ workers only on temporary basis। ठीक है, तो ये और so that they do not have to pay workers for the whole year, है ना। ताकि परमानेंट एम्प्लॉई होगा तो आपको साल भर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब इनको
सामने एम्प्लॉय नहीं करना पड़ता है, पेमेंट नहीं देना पड़ता. वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड नाइट शिफ्ट्स ऑल्सो, है ना, ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन. वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ ends meet. While this competition among the garment exporters has allowed MNCs to make large profits, workers are denied for their fair share of benefits brought about by globalization. अब नेक्स्ट देखो टॉपिक है स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड, कि हर कोई किसी को बेनिफिट नहीं मिला है ग्लोबलाइजेशन. पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड बेस्ट यूज़ ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, है ना. उन्हीं लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिला है जो एजुकेटेड हैं, स्किल है, जिनके पास वेल्थ है. और दूसरी तरफ there are many people who do not have shared benefits since globalization is now a reality, है ना. तो ये ग्लोबलाइजेशन फेयर कैसे हो? फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. अगर ग्लोबलाइजेशन फेयर तरीके से, सच्चे तरीके से बढ़े तो सभी के लिए बहुत अवसर हैं, है ना. The government can play a major role in making this possible. Its policies must protect the interest and not only those in power but also all the people of the country. For example, government can ensure that labor laws are, है ना, गवर्नमेंट कह सकती है कि लेबर लॉज जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाएं और वर्कर्स को उनकी राइट्स दिए जाएं. दूसरा काम क्या कर सकती है? इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट. इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े, गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स. इट कैन नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर रूल्स, है ना. फिर इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ WTO. तो पिछले कुछ सालों में मैसिव कैंपेन्स हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, रिलेटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, है ना, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स एट WTO. तो WTO के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाने वाले का एक एग्जांपल हमको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है. इन द पिक्चर अ डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट WTO इन हांगकॉन्ग 2005. ठीक है. सो चिल्ड्रन, वी हैव एंडेड द लेसन. लिसन टू द वीडियो, लुक अप द वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस, और क्वेश्चन आंसर्स याद करो जो भी लिखवाए हैं, एंड ऑल्सो रीड द लेसन एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस. और जो बॉक्स में जो स्टोरीज हैं, रीड दैट ऑल्सो. थैंक यू चिल्ड्रन.